गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अब आज हम आप क्लास 8 में लेसन नंबर 15 की कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं थी जो हमने पिछले वीडियो में क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी। अच्छे से हमने लेसन को पूरा अच्छे से हमने क्या कर लिया था, समझ लिया था। आज हम क्या करेंगे, लेसन 15 के हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आंसर बुक में लगाने लायक है वो बुक में लगा लेते हैं अपने साथ साथ अभी। ठीक है, और जो मैं करवाऊंगी वो आप मेरे साथ साथ में कॉपी में कर लेंगे। तो पहला हमारा अब सद वाले क्वेश्चन है, ये देखिए बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। तो बताओ, प्लास्टिक का पैमाना इसको कर सकते हैं, तांबे की छड़ या फूला हुआ गुब्बारे या ऊनी वस्तु। तो जो तांबे की छड़ इसको घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब ये है कि भाई जब दूसरा है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या हो जाती है, कांच की छड़ है वो रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ कैसी हुई है, देखो भाई, तथा कपड़ा दोनों धनावेशित अर्जित कर लेते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग वस्तु है। मैंने क्या अलग अलग वस्तु क्या करेगी, अलग अलग आवेश क्या करेगी, ग्रहण करेगी। तो कांच की छड़ और रेशम के जो कपड़ा है उनमें दोनों में अलग अलग आवेश आएगा। तो बताओ, जो दोनों धनावेशित अर्जित करेगी, नहीं, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो दोनों क्या करेगी, दो आवेश ग्रहण करेगी, एक धनावेश और एक ऋणावेश। ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। इस कंडीशन में जो कांच की छड़ है वो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित। तो ख हमारा आंसर होगा। अगला हमारे हैं, ये है राइट रॉन्ग है। ठीक है ना, इसमें है कि भाई सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बताओ, जो आवेश एक समान होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो जो हमारा पहला नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। ये देखो पहला नंबर है वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो ये है हमारा दूसरा नंबर है, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रो को क्या करती है, आकर्षित करती है। बताओ, जो आवेशित जो कांच की जो छड़ है वो आवेशित प्लास्टिक स्ट्रो को क्या करती है, आकर्षित करती है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों क्या अलग अलग है चीजें, कांच की छड़ अलग है, प्लास्टिक स्ट्रो अलग है, तो वो एक दूसरे को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। तो ये सही है। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। भाई तड़ित चालक है तो उसकी भवन की क्या हो जाएगी, सुरक्षा होती है। इसने क्या बोला है कि नहीं करता, तो इसने बोला है गलत। तड़ित चालक क्या करता है, भवन की तड़ित से क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो ये हो जाएगा गलत। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। बताओ भाई, भूकंप की भविष्यवाणी करना इतना संभव नहीं हो पाया अभी तक। कोशिश ऐसी पूरी करते कि भाई जहाँ पे भी भूकंप आया है या फिर है ना भूकंप आने की संभावना आगे भविष्यवाणी कर सके, पर इतना प्रॉपर ढंग से भविष्यवाणी नहीं कर सकते इसके बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इसके क्वेश्चन तो लिखोगे तुम और आंसर करूंगी मैं। तो जो ये अब सदा कराएंगे आप कर लेना बाद में। तो जो अभी जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 वो भी कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया होगा सबने। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भाई सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि क्यों आती है। बताओ भाई, चट चट की ध्वनि क्यों सुनाई देती है, बताओ भाई, बताओ बताओ। चट चट की ध्वनि इसलिए सुनाई देती है क्योंकि जब हम वस्त्र उतारते हैं तो जो ऊन जो क्या है, जो स्वेटर है वो कैसे ऊनी है, जो हमारे कपड़े वो कैसे होते हैं, रेशमी होते हैं या फिर है ना कुछ और तरह के होते हैं। तो फिर वो क्या आपस में रगड़ के द्वारा क्या होते हैं, आपस में आवेश ग्रहण कर लेते हैं। आवेश ग्रहण करते हैं तो एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा, तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, आकर्षण। अब इसको तोड़ेंगे आकर्षण को, जब ये आपस में जो दो कपड़े जब इसके आकर्षण को तोड़ेंगे तो चट चट की ध्वनि उत्पन्न होगी, नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, बात समझ आ गई अब। इसीलिए क्या होती है, चट चट की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम आंसर लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे ऊनी कपड़े व रेशमी कपड़े, रेशमी कपड़ों के मध्य या के बीच रगड़ के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है जिससे स्वेटर उतारते समय चट चट की
ध्वनि सुनाई देती। ओके बच्चों, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको फटाक से उतार लीजिए और फिर क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी उतार लेंगे फटाक से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वो अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए भाई, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वो आवेश बताओ कहाँ चला जाता है? बताओ बताओ भाई, जब हम किसी आवेशित वस्तु, मान लो आवेशित है, इसको मैं हाथ से छूंगी तो आवेश मेरे शरीर से होके, और मैं कहाँ पर खड़ी हूँ? धरती पर खड़ी हूँ, मेरे शरीर से होके पृथ्वी के अंदर चला जाता है। ठीक है ना, तो आवेश, जब आवेशित वस्तु को हम छूते हैं तो आवेश हमारे शरीर से होकर धरती में चला जाता है, वस्तु क्या हो जाती है? निरावेशित हो जाती है। तो क्वेश्चन लिखे, आंसर लिखे, अभी क्वेश्चन लिख लिया होगा आप सब लोगों ने, तो हमारा आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। हाँ, वह अपना आवेश खो देती है, वह अपना आवेश खो देती है क्योंकि आवेशित वस्तु से आवेश हमारे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है तथा हमारे शरीर से पृथ्वी में चला जाता है, और वस्तु कैसे हो जाती है? और वस्तु निरावेशित हो जाती है, अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बात समझ आई? अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, ये लिख लोगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस पैमाने का नाम बताइए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है, क्या इसे भूकंप लेखी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा या इससे अधिक हानि होगी? जल्दी से इसको करो ना। कर लिया क्या सबने? क्वेश्चन लिख लिया होगा सबने अभी, है ना? तो भाई इस आंसर क्या होगा? इस पैमाने का नाम बताइए भाई जिस पर भूकंप मापा जाता है। क्या नाम है? रिएक्टर। क्या नाम है? रिएक्टर। ठीक है ना, क्या नाम है? रिएक्टर। ठीक है, रिएक्टर है इसके पैमाने का नाम, और इसको है ना भूकंप लेखी मापक द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता तथा इसे जो हानि होगी वो क्या होगी? बहुत कम होगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर लिखिए, आपको दिखेगा नहीं तो क्वेश्चन नंबर 4 में मिटा देती हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, लिखेंगे हम रिएक्टर पैमाने पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा
मापी जाती है। यदि भूकंप की माप 3 है तो भूकंप की माप 3 है तो भूकंप लेखी द्वारा इसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता और इससे कम हानि होगी और इससे क्या होगी? कम हानि होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बता दो। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लो भाई, लिख लो तुरंत प्रभाव के साथ लिखना चालू कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। तो भाई तड़ित से तुम अपनी सुरक्षा किस प्रकार करोगे, इसके 3 उपाय सुझाने। मेरे साथ साथ लिखना चालू करेंगे तड़ित से सुरक्षा के 3 उपाय। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तड़ित से सुरक्षा के 3 उपाय। कितने उपाय? 3 उपाय। तो पहला लिखेंगे, 1 नंबर लिखेंगे हम लोग गरज सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत चले जाए। दूसरा है, यदि आप कार या बस में हैं तो खिड़कियां व दरवाजे बंद कर ले। तीसरा है हमारे पास इसका आंसर, कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल दे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर फटाक से 8 लिख लो। लिखो क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर नंबर 6 में डालूंगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 है, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। जो आवेशित गुब्बारा है ना, वो दूसरे आवेशित गुब्बारे को तो क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। भाई ऐसा क्यों है?
जो दो आवेशित गुब्बारे है ना, तो बताओ जो दो आवेशित गुब्बारे वो कैसे है, प्रकार में समान है, तो आवेश में कैसा होगा उन दोनों का समान उत्पन्न आवेश होगा। तो सजातीय आवेश जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जब अब हमने देखा एक दूसरा गुब्बारा निरावेशित है और एक गुब्बारा आवेशित है, तो दूसरे वाले में कोई आवेश नहीं है तो उसको आराम से क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लिखेंगे आवेशित आवेशित गुब्बारे, आवेशित गुब्बारे समान आवेश, समान आवेश मतलब सजातीय, ब्रैकेट में लिख लो सजातीय आवेश। ठीक है ना, समान आवेश, समान आवेश होने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि अनावेशित, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे को आवेशित गुब्बारे को अनावेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे को आवेशित गुब्बारा, अनावेशित गुब्बारे को आवेशित गुब्बारा आकर्षित करता है, क्योंकि अनावेशित पर कोई आवेश नहीं है। देखो या तो अगर इसके पास दूसरा गुब्बारा, या तो इसमें क्या दूसरा जो चार्ज होता वो होता तब तो इसको आकर्षित कर लेता, इसमें क्या, या फिर ये क्या होता निरावेशित होता तब इसको आकर्षित कर लेता। ठीक है ना, दो कंडीशन में इसको आकर्षित। अभी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मिटा रही हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए फटाक से, जल्दी से लिखो बेटा, फटाक से लिख लो, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ऐसा करो तुम लोग रहने दो। ठीक है ना, मैं तो ऐसे बुक के अंदर बता देती हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए। क्वेश्चन नंबर 9 रहने दो, ठीक है ना, लिखना मत। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है कि भाई चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। किसी आवेशित वस्तु की पहचान के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, विद्युतदर्शी। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसके आगे बुक के अंदर लिख लो कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, विद्युतदर्शी। लिख लो बुक के अंदर, ही आगे क्या लिखोगे, विद्युतदर्शी। ऐसे लिख लो इसमें ताकि तुम्हें याद रहे, विद्युतदर्शी। ये देखो ऐसे लिख लो विद्युतदर्शी। मैंने लिखा है ना क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसके आगे लिख लिया विद्युतदर्शी। ठीक है ना, ऐसे लिख लो। फिर उसके बाद इसका एक प्रयोग है, प्रयोग है ना, ये प्रयोग तुम लोग कर लेना। ये देखो आवेश का स्थानांतरण वाला प्रयोग है ना, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा प्रयोग है, ये इसका डायग्राम है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका पूरा प्रयोग है, फिर ये इसका डायग्राम है। ठीक है, और फिर नीचे ये तुम लिख देना कि भाई आवेश को पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसका नाम क्या है, विद्युतदर्शी। बात समझ आ गई? ये तुम अपनी कॉपी में या बुक में इसमें लगा लो, तुम पढ़ लेना इसको, ये है, तुम इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये क्या तुम्हारे क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, उसका आंसर समझ लो तुम, उसका आंसर ही है, समझ क्या लो तुम। ठीक है ना, उसका आंसर है, तो तुम लोग इसको करोगे ना अच्छे से, ओके कर लेना। ठीक है, बुक के अंदर करना चाहो तो बुक के
अदरवाइज तुम है ना कॉपी में ना इसको ना डायग्राम बना के भी तुम पूरा ऐसे लिख के कर सकते हो। और करो ना तो एंड में करना, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि ये ज़्यादा जगह लेगा, इसलिए सारे क्वेश्चन करने के बाद तुम इसको करना, ठीक है बच्चों। अगर तुम करना चाहते हो तो, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बुक के अंदर इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। बाई चांस अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो तुमसे छूटना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 है ना वो उतारोगे, ठीक है ना। 8 कर लियो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करोगे। अगर 9 करना है तो तुम उस क्वेश्चन के बाद करना, चारों के बाद। मैंने तुम्हें आंसर बता दिया है पूरा, ठीक है ना। क्रियाकलाप, उस क्रियाकलाप का नाम है क्रियाकलाप 15.4, ठीक है ना। भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाई जहाँ भूकंप के झटके की अधिक जहाँ भूकंप के झटके अधिक संभावित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहाँ भूकंप के झटके अधिक संभावित है। तो भाई 3 राज्यों के नाम लिखने हैं हमें, तो तुम लोग क्या करोगे, क्वेश्चन लिखोगे और मैं लिखूंगी आंसर इसका। तो 3 राज्यों के नाम लिखने हैं, तो जहाँ पे भूकंप झटकों की संभावना अधिक है तो हम लिखेंगे, एक लिख लो तुम, कश्मीर, एक लिख लो हिमाचल प्रदेश, और लिख लो तुम एक और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये कर लो एक तो है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जगह पे कोई और लिखना मत करना। अच्छा, इसकी जगह उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जगह राजस्थान लिख लो तुम, है ना, यहाँ पे लिख लो राजस्थान। तो 3 राज्यों की सूची बना ली थी, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर अब लिखोगे तुम 11, लिख लो भाई क्वेश्चन नंबर 11 फटाक से। उसमें है भाई कि मान लीजिए आप घर से बाहर है और भूकंप के झटके लगते हैं, तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानी बरतेंगे। तो आप घर से बाहर है और भूकंप के झटके लग रहे हैं, तो भाई क्या सावधानी बरतेंगे। तो हम बरतेंगे भाई, क्या क्या सावधानी बरतेंगे, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिखेंगे, यदि हम घर से बाहर हैं और भूकंप के झटके लगते हैं, तो भूकंप के झटके लगते हैं तो हम एक नंबर लिखोगे, तो हम एक नंबर लिखो अब इसमें, तो हम भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर खुले स्थान पर चले जाएंगे, खुले स्थान पर चले जाएंगे। दूसरा लिख लो, धरती पर लेट जाएंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11। अब तुम लिखोगे क्वेश्चन नंबर 12। ओके बच्चों, फटाक से लिख लो क्वेश्चन नंबर 12। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, मौसम विभागीय भविष्यवाणी करता है कि यदि किसी निश्चित दिन त्वरित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे। व्याख्या कीजिए भाई। अगर मान लो तुम्हें सरकार ने बोला है, गाइडलाइन है सरकार की तरफ से कि भाई आज होने वाली है बिजली गिरने वाली है, कहीं पर त्वरित झंझा की संभावना है, तो तुम क्या छतरी लेकर जाओगे क्या, बताओ। समझदारी है क्या छतरी लेकर जाना? नहीं, छतरी लेकर जाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। छतरी लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि छतरी पर त्वरित गिरने की संभावना क्या रहती है, सर्वाधिक रहती है। क्योंकि छतरी की जो डंडियां है वो क्या बनी होती है, धातु की बनी होती है। धातु क्या होता है, विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक होता है। धातु विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक होता है और जिससे क्या बिजली हम पर गिर सकती है। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है।
तो अब हमारा ये क्या है, लास्ट है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर अभी लिख रहे हैं। आंसर नंबर 12 हम लिखेंगे, नहीं छतरी लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि छतरी में धातु की ताड़ियां होती हैं जो विद्युत की अच्छी चालक होती है और हमारे पर बिजली गिरने की संभावना सर्वाधिक हो जाएगी। बात समझ आई नहीं आई? तो ये हमारा हो गया लेसन नंबर 15, ठीक है ना। नहीं, छतरी लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि छतरी में धातु की ताड़ियां होती है जो विद्युत की अच्छी चालक होती है और हमारे पर बिजली गिरने की संभावना सर्वाधिक हो जाएगी, ठीक है ना। और जिससे, यहाँ पे लिख लो, बीच में लिख लो, और जिससे हमारे पर, और जिससे हम पर लिखोगे ना, हमारे पर काट के लिख लो, जिससे हम पर बिजली गिरने की संभावना सर्वाधिक हो जाएगी। ओके बच्चों, आपने अगर किसी ने अगर कोई क्वेश्चन नहीं लिखा या छूट गया तो आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको लिख लेना। ओके बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों। कैसा लगा कमेंट करके बताना।